बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के पर्पस की तरफ कि बायोटेक्नोलॉजी फूड में क्यों इस्तेमाल की जाती है। तो इसे फूड इंडस्ट्री में यूज़ करने का एक बेसिक पर्पस तो ये है कि हम इससे अपने न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सकें, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन्हेंस कर सकें। न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन्हेंस करने का मतलब ये है कि हम किसी डिज़ायर्ड फूड से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हासिल कर सकें, कोई पर्टिकुलर विटामिन हासिल कर सकें या कोई फैटी एसिड का कोई कंटेंट हासिल कर सकें या कोई विटामिन, कोई मिनरल्स, कोई कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज कर सकें ताकि हमें वो पर्टिकुलर अमाउंट न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में मिल सके और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक से पेज 37 और 38 ओपन करेंगे तो आपको टॉपिक मिलेगा 3.7। ये हमारे दूसरे एसएलओ की डिमांड को फुलफिल करता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यानी प्लांट्स और एनिमल्स में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने का एक पर्पस ये है कि इनसे इम्प्रूव न्यूट्रिशन हासिल की जाए, इनका न्यूट्रिएंट कंटेंट पहले से बेहतर बनाया जाए। We have studied in previous topics about the transfer of genetic material in bacteria, just as recombinant bacteria. This exchange is possible in viruses, plants and animals as well as to produce better products than the original ones. This genetic transfer not only modifies the previous product but also allows the transfer of desired character in new products. यानी हम बहुत से new features भी add कर सकते हैं। The modifications in plants and animals ultimately lead to genetically modified organisms. ऐसे animals या ऐसे plants या ऐसे viruses या bacteria जिनका genetic makeup change कर दिया गया हो, इन्हें genetically modified organism या GMOs कहा जाता है। These organisms, especially crops, are resistant toward other harmful disease causing organisms. यानी एक पर्पस तो ये है इनका कि हम उनसे ऐसी क्रॉप्स बना लें जो डिजीज रेजिस्टेंट हो। यानी आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सा क्रॉप, हमारे बहुत सा फूड सिर्फ इसलिए ज़ाया हो जाता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रेजिस्ट नहीं कर पाता। जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे ही कोई पैथोजन उन पे अटैक करता है, हमारे वो पर्टिकुलर क्रॉप उसे रेजिस्ट नहीं कर पाते, लिहाजा वो तमाम की तमाम फसल ख़राब हो जाती है। लिहाजा ऐसी फसलें प्रोड्यूस की जा रही हैं जो कि पैथोजन्स के अटैक को ना सिर्फ रोक सकें बल्कि उनके लिए इनएक्टिव भी हो सकें। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर अटैक करें तो उन पे ऐसी फसलों पे कोई असर ना हो। Such crops are least likely to be affected by any disease. If a gene is selected for the modification in a food crop, it may increase or decrease the contents of essential nutrients. लेकिन ऐसा करने का एक खतरा ये भी हो सकता है कि अगर हम एक कंटेंट इंक्रीज करते हैं तो हो सकता है कि कोई दूसरा कंटेंट हम डिक्रीज कर रहे हों। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी फसल को पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहे हैं तो हो सकता है उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट कम हो जाए, या अगर हम बड़े साइज का फ्रूट या बड़े साइज की क्रॉप हासिल करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि हम साइज तो अटेन कर लें लेकिन उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट कम हो जाए। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में किस तरह की जेनेटिक मॉडिफिकेशन की गई हैं। प्लांट्स आर मॉडिफाइड जेनेटिकली टू ऑब्टेन हाई यील्ड एंड बेटर क्वालिटी। दो पर्पस सर्व होते हैं, एक तो उसकी यील्ड ज़्यादा हो जाए पर एकड़ और दूसरा उसकी क्वालिटी बेटर हो जाए। क्वालिटी बेटर होने का क्या मतलब है कि उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट इंक्रीज कर जाए। Let's have an example of golden rice. This is genetically modified to increase the content of beta carotene. Beta carotene vitamin A को प्रोड्यूस करने का एक सोर्स है। This is one case. Another possibility is that the increase in one nutrient may decrease the amount of other nutrient. When canola oil is genetically modified to increase the vitamin A content, this reduces the vitamin E content in new product. देखा वही बात सामने आ गई कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम एक कंटेंट को, एक न्यूट्रिएंट को इंक्रीज करें तो हो सकता है कि दूसरा न्यूट्रिएंट, कोई भी दूसरा न्यूट्रिएंट रिड्यूस हो जाए। सो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हुए हम कोई कंटेंट रिड्यूस ना कर सकें। ऐसा ना हो कि हम एक कंटेंट को तो इंक्रीज करें लेकिन बहुत से दूसरे कंटेंट्स रिड्यूस हो जाएं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर, food production and preservation, the applications of biotechnology are the production of bread, cheese, yogurt and dough. This is the first application, that with the help of biotechnology we can produce various kind of eatables just as bread, cheese, yogurt and dough. This dough is used for many other bakery items just as pizza, just as burger, etc. The other application of biotechnology in agriculture, food production and preservation is the alcohol production. The food quality, taste
and appearance of the food is improved through biotechnology. It is the third application that is about the betterment of the quality as well as taste. And by this application, what is the result we find? The result is we find more nutritious crops just as rice and legumes in the markets. The fourth application of biotechnology in the field of food industry is flavoring, the production of flavoring agents, sweeteners, supplements, food supplements just as calcium supplements, zinc supplements, magnesium supplements, and fragrances just as different food fragrances like orange fragrance and the fragrances you find in different ice creams and the different flavors are also produced and available in market. It is the fourth application. The food items are also preserved through the biotechnological techniques such as pickle. It is the fifth application of biotechnology in the field of food production, that is the preservation of food through different techniques. Thank you very much.